बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दिस इज साद शुटानी फ्रॉम हिडमाचा। आज की जो वीडियो है ये टाइम मैनेजमेंट के हवाले से है। आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि क्यों वक्त को इतनी अहमियत हम दे रहे होते हैं, क्या ज़रूरत होती है वक्त को मैनेज करने की, टाइम मैनेजमेंट कितनी क्रूशल है, कितना इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर टाइम मैनेजमेंट का होता है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जितनी सपोर्ट, जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया मेरी वीडियोस के ऊपर कमेंट करके, लाइक करके, उसको शेयर करके। तो वो सारी चीज़ों के लिए मैं बहुत बहुत मशकूर ममनून हूँ आप सब लोगों का। इसी तरह से इसको सपोर्ट करते रहें ताकि मैं भी जो है वो बहुत इंकरेजमेंट के साथ, मोटिवेशन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए कुछ ना कुछ मटीरियल, कुछ ना कुछ ऐसी यूज़फुल चीज़ें आपके लिए लाता रहूँ। अब हम बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ, अपनी वीडियो की तरफ। टाइम मैनेजमेंट दुनिया के अंदर अगर आप देखें तो हर मज़हब वक्त की अहमियत को समझा रहा होता है। आप मज़हब इस्लाम की बात कर लें, 5 अहम अराकीन जो हमें फॉलो करने हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, जहाद। नमाज की अगर बात करें तो 5 वक्त की नमाज आपको हर वक्त पर, मुकर्रर वक्त पर आपने नमाज पढ़नी है। उस वक्त पर अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो नमाज कबूल नहीं होगी। तो नमाज की कबूलियत की एक कंडीशन उसका वक्त है, जिस वक्त पर आप नमाज अदा करते हैं। फिर आप रोज़े की बात करें तो रोज़े का एक मुतय्यन महीना है कि इस महीने के अंदर हमने रोज़े रखने, और रोज़े का वक्त भी मुकर्रर है कि सुबह सादिक से लेकर आपने मगरिब तक जो है वो रोज़ा रखना है, और फिर आपने सहरी इस वक्त करनी है, और फिर आपने इफ्तारी इस वक्त करनी है। तो ये सारी चीज़ें, इनके सब के पैरामीटर्स जो है वो टाइम को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, टाइम की इंपॉर्टेंस, टाइम की अहमियत को समझा रहे होते हैं। आप इस कायनात को देखें तो सूरज अपने वक्त पर निकलता है, अपने वक्त पर गुरूब हो जाता है, ठीक है जी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपने वक्त से, मुकर्ररा से पहले सूरज जो है वो निकल आया हो, और जिस वक्त पर इसको गुरूब होना है उस वक्त से पहले गुरूब हो गया। तो कभी ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई रद्द बदल नहीं होते। तो ये कायनात, दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब, आप सकाफ़तों की बात कर लें, जापान के अंदर वक्त को रिलीजियसली फॉलो किया जा रहा होता है। अगर आप ऑफिस में लेट हो जाते हैं जापान में, तो आपको 2 काम करने हैं। आप जाकर सबसे पहले अपने कोवर्कर से, अपने कॉलीग से जाके आप सबसे पहले अपोलोजाइज करेंगे फॉर द डिले, और आपके हिस्से का अगर काम किसी और ने किया तो आप उसको जाके अपोलोजाइज करेंगे, आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, थैंक्स करेंगे। ये वहाँ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जेस्चर है जो कि आपने सबसे पहले जाके करना है। उसके बाद अपने बॉस के पास जाएंगे, आप उनसे अपोलोजाइज करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आप एक रीज़न देंगे कि किस वजह से आप काम के लिए लेट आए, और वो रीज़न ये नहीं हो सकता कि भाई रात को मैं लेट सोया था, या रात को मैं दोस्तों में गया हुआ था, या मैं रात को जो है वो अपनी बीवी के साथ जो है वो खाना खाने के लिए गया हुआ था, इसलिए घर लेट आया तो मैं आँख नहीं खुल पाई, और या मैं अलार्म लगाना भूल गया। तो ये इस तरह के सिली एक्सक्यूजेस नहीं दिए जा रहे होते। बहुत ही वैलिड, बहुत ही डिसेंट एक्सक्यूजेस के साथ जो है वो अपोलोजाइज किया जा रहा होता है। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं जापान के अंदर, ये एक बड़ा रिसेंटली मैंने पढ़ा था और बहुत मुझे इंस्पायर किया इस चीज़ ने, कि ट्रेन से ट्रैवल करने वाले लोग अगर ट्रेन के लेट आने की वजह से ऑफिस लेट पहुंचते हैं, तो उस वक्त का जो ट्रेन का जो अटेंडेंट होता है वो इंडिविजुअली एक पैसेंजर से आके वो अपोलोजाइज करता है। और अगर आप ऑफिस, अगर आपने पहुंचना है और आप लेट हो रहे हैं, तो आपको एक पर्सनल नोट भी लिख कर देगा कि इस टेक्निकल रीज़न की वजह से आप लेट पहुंचे। तो जिस मुल्क के अंदर टाइम को इतना स्ट्रिक्टली, इतना रिलीजियसली फॉलो कर रहे होते हैं, तो फिर कामयाबी उन कौमों की, उन मुल्कों के कदमों को ना चूमे, ऐसा हो नहीं सकता। तो और अगर हम अपने मुल्क को थोड़ा सा कंपेयर करके देखें तो हम सबको रियलिटीज़ पता है कि हम क्या कर रहे होते हैं, कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं। आगे अगर मैं बात करूं कि टाइम को क्यों इतनी वैल्यू दी जा रही होती है इन टर्म्स ऑफ अदर रिसोर्सेज, हमारे पास बहुत सारे लोग आर्ग्यू करते हैं कि हेल्थ एक बड़ी रिसोर्स है, जो कि अनआर्ग्यूबली एक बहुत बड़ी रिसोर्स है, एग्जैक्टली, लेकिन टाइम से बड़ी रिसोर्स नहीं है, बिकॉज टाइम एक लिमिटेड रिसोर्स है। हेल्थ अगर आपकी कम हो जाती है, या किसी बिना पर अगर आप बीमार हैं, तो आप विद द यूज ऑफ मेडिसिन, विद द यूज ऑफ द ट्रीटमेंट, आप जो है वो अपनी हेल्थ को रिकवर, रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन टाइम जो कि गुजर गया उसको आप दोबारा नहीं लेकर आ सकते। तो हम कहते हैं कि टाइम जो है वो एक एक्सेसिबल रिसोर्स है, और बाकी सारी रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो कि अगर आपके पास एट हैंड रिसोर्स है तो आप उसको कंज्यूम तो कर सकते हैं। हेल्थ अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको कंज्यूम तो कर सकते हैं, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो विद द यूज ऑफ मेडिसिन यू कैन अवेल इट। अगर आपके पास पैसा अवेलेबल नहीं है तो विद द यूज ऑफ एफर्ट आप पैसा अवेल कर सकते हैं। दुनिया की जितनी भी आसाइशें अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उनको अवेल कर सकते हैं।
एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फर्ज कर लें आपने कहीं ट्रैवल करना है, और ट्रैवल करने के लिए सबसे पहले अगर बैरून मुल्क ट्रैवल करना है तो आप ज़रूरी है कि आप पहले वीज़ा लेंगे। वीज़ा आपके पास लग चुका है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि वेदर द फ्लाइट इज़ अवेलेबल और नॉट। अगर आपने 10 तारीख को ट्रैवल करना है तो आप देखेंगे कि 10 तारीख को कौन कौन से ऐसी एयरलाइन है जो ऑपरेट करती हैं फ्रॉम दिस पोजिशन, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट। ठीक है जी, अपनी डेस्टिनेशन को आप चेक करेंगे कि कौन कौन सी एयरलाइन में बस अवेलेबल है। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और आपके पास, फर्ज कर लें आपके पास एक प्राइवेट जेट है, तो आप क्या कहेंगे, आपके पास ट्रैवल की सहूलत, ट्रैवल की फैसिलिटी एक्सेसिबल है। आप किसी भी वक्त जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। आपको दूसरी फ्लाइट्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वीज़ा लगाने की शायद ज़रूरत ना पड़े। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं विद द एक्सेसिबिलिटी एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स। तो टाइम जो है ये एक्सेसिबल रिसोर्स है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे घंटे के अंदर जो है वो 70 मिनट है, और कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे घंटे के अंदर 40 मिनट है। सबके पास एक जैसा टाइम। इट इज़ हाउ यू यूज दैट टाइम, इट इज़ हाउ यू कंज्यूम दैट टाइम इनटू एक्टिविटीज। एक शख्स है जो कि अपने 1 मिनट के अंदर फर्ज कर लें 5 रुपए कमाता है, और दूसरा शख्स उसके बरक्स अपने 1 मिनट के अंदर 5 लाख रुपए भी कमा सकता है, 5,000 रुपए भी कमा सकता है। तो ये मैटर करता है कि कौन किस तरह से अपने वक्त को एलोकेट करता है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ देयर एफर्ट्स, किस तरह से अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए अपने आप को बेनिफिट करता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं वक्त को जो है वो एक अमानत के तौर पे देखता हूं, क्योंकि सादिक और अमीन ये 2 ऐसे लक़ब हैं जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी ज़िंदगी मुबारक में दिए गए थे। और मैं अपने प्यारे नबी से ज़्यादा किसी को सादिक और अमीन नहीं समझता। तो वो हर चीज़ के बारे में अमानतदार थे, वो लोगों के वक्त के बारे में अमीन थे, वो लोगों की अमानतों के बारे में अमीन थे, वो लोगों के हर चीज़ के बारे में अमीन थे। तो अगर हम वक्त को इस तरह से देखें, वक्त को इस तरह से देखें कि ये एक अमानत है, ये अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई एक रिसोर्स है जिसको हमने बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। आप बहुत सारी रिसोर्सेज के साथ पैदा होते हैं। आपके पास ये हाथ हैं, पैर हैं, आंखें हैं, नाक है, ये सारी रिसोर्सेज, सारे सेंसेस, ये आपकी बॉडी पूरी आपके लिए एक रिसोर्स है। उसके बाद फिर आपके पास एक टाइम है जो कि लिमिटेड है, तो उसका इस्तेमाल भी बहुत अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप मज़हब इस्लाम की बात करें तो मज़हब इस्लाम में हर चीज़ को बहुत ऑप्टिमली यूज़ करने के बारे में जो है वो सिखाया जा रहा है। टाइम को बहुत इफेक्टिवली यूज़ करने के बारे में जो है वो तालीम दी जा रही है। तो अगर आप इसको एक अमानत के तौर पे देखते हैं तो एक एग्जांपल और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि फ़र्ज़ कर लें आपको एक अमीर तरीन शख्स ने आपको दावत दी है, तो आप क्या करेंगे, आपका रवैया क्या होगा उस चीज़ के साथ। फ़र्ज़ कर लें आज अगर आपने रात में 8 बजे उसके घर दावत में जाना है, तो सुबह सवेरे से आपको जो है वो आप एक्साइटेड होते हैं कि यार मैंने वहाँ दावत में जाना है और अब मैंने तैयारियाँ करनी है, और आप ये सारी तैयारियों में लगे हुए होते हैं कि भाई अच्छा सा मैंने लिबास भी पहनना है, अच्छी सी खुशबू भी लगानी है, अच्छे से नहाना भी है, और मैंने बहुत अच्छे से सारे इंतजामात करने, हो सकेगा तो मैं एक आध गिफ्ट भी ले लूँगा उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो ये और टाइम पे भी पहुँचना है कि भाई अगर 8 बजे पहुँचना है तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं 8 में 10 मिनट पहले पहुँचूँ, ताकि मैं थोड़ा सा एहतराम और इज़्ज़त के साथ में उनसे पेश आऊँ, उनसे मुलाकात हो जाए। ये सारी बातें हम सोच रहे होते हैं। अब अगर इसके बरक्स आप देखिए नमाज की जो एक एक्टिविटी है, नमाज के लिए अजान दी जा रही होती है, और अजान को अगर आप देखें तो ये एक दावत है। और किसकी तरफ से दावत है, ये दुनिया के बनाने वाले की तरफ से दावत है, ये अल्लाह ताला की तरफ से दावत है, ये इस कायनात के चलाने वाले की तरफ से दावत है। ये ना सिर्फ आपको चला रहा है बल्कि इसने आपको पैदा भी किया है। आपकी मौत भी उसी के एक इशारे की वजह से कायम होनी है। आपकी ज़िंदगी का एक एक मोमेंट, आपकी एक एक सांस उसके कहने की वजह से चल रही है, और वो दावत दे रहा है आपको। और उस दावत को आप कैसे ट्रीट करते हैं, हमें सबको पता है कि हम आजकल नमाज़ों को किस तरह से हम वेस्ट करते हैं, किस तरह से हम डिले कर रहे होते हैं, किस तरह से हम इसको ट्रीट करते हैं। तो टाइम को अगर आप एक अमानत के तौर पे लेंगे तो आप अपने वक्त के साथ साथ आप दूसरों के वक्त के भी अमीन हो जाएंगे। ठीक है जी, अगर आप स्कूल जाते हैं तो आपको पता है कि मैं अगर वैन के लिए अगर मैं लेट हो गया तो उसकी वजह से दूसरे बच्चों को भी सफ़र करना पड़ेगा।
ठीक है जी। अगर आप ऑफिस में लेट पहुंचते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लेट पहुंचने की वजह से हो सकता है कि आपका काम देर से स्टार्ट हो और फिर उसकी वजह से पूरा ऑफिस का जो मैकेनिज्म है वो सफ़र हो। तो ये सारी चीज़ें आपको उस पैरामीटर पे देखनी है कि ना सिर्फ आपके वक्त के लिए आप अमीन हैं बल्कि आप दूसरों के वक्त के लिए भी अमीन हैं, ठीक है जी। इन दी एंड, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा, 2 ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो हो सकता है आपके वक्त के लिए आप वक्त को कंट्रोल कर पाएंगे। हमारे पास 2 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, एक रिएक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं और एक प्रोएक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं। तो रिएक्टिव एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो कि अनप्लान्ड होती हैं, जो कि प्रॉम्प्टली आपके पास आ जाती हैं इंटरप्शंस की शक्ल में, कभी ईमेल्स की शक्ल में, कभी और कोई ऐसी प्रॉब्लम्स की शक्ल में जो कि प्रॉम्प्टली आ जाती हैं, जो कि आप प्लान नहीं कर सकते, जिनके बारे में आपको पता नहीं होता है। तो ये सडनली जो है वो अराइव होने वाली एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको आपको ट्रीट करना होता है। इसके बाद होती है प्रोएक्टिव एक्टिविटीज़। तो रिएक्टिव एक्टिविटीज़ और प्रोएक्टिव एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिनको आप एडवांस में प्लान कर सकते हैं, जो कि आपका रूटीन वर्क है, जो कि आपको पता है कि आज मैंने ऑफिस में जाना है, मुझे ये सारे काम करने हैं, तो वो आप प्रोएक्टिव एक्टिविटीज़ में काउंट कर रहे होते हैं, जिनके लिए आप बहुत अच्छे से एडवांस में प्लान कर सकते हैं। तो आइडिया ये है कि आपने प्रोएक्टिव एक्टिविटीज़ को आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपकी जॉब का मेन पर्पस, मेन रोल क्या है, ठीक है जी। वो सारी चीज़ें आपने लिस्ट डाउन करनी है। उसके बाद जब आपने लिस्ट डाउन कर लिया तो आपने ये लिखना है कि वेदर आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है उस जॉब के एंड पर, या उस काम के एंड पर आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, या कैसी परफॉर्मेंस आपने देनी है। तो वो आपने फिर मेंशन करना है अपने उस पेज के ऊपर। जब आपने एक्टिविटीज़ को पॉइंट आउट कर लिया तो आपने फिर एक्सपेक्टेशन को पॉइंट आउट करना है कि आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और फिर इन दी एंड आपको पॉइंट आउट करना है कि आपके पास कितना टाइम है, ठीक है जी, गिवन टाइम कितना है। तो गिवन टाइम आपने जब मेंशन कर दिया तो फिर आप अपनी उन तमाम एक्टिविटीज़ को विद इन अवेलेबल टाइम आप परफॉर्म कर पाएंगे। और रिएक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए आप थोड़ा बहुत टाइम सेपरेट छोड़ दें। कोशिश करें कि 60-40 का रेशियो बनाएं। अगर 60% टाइम आप प्रोएक्टिव एक्टिविटीज़ के अंदर लगा रहे हैं तो आपका 40% टाइम इट हैज़ टू बी स्पेयर्ड फॉर दी रिएक्टिव एक्टिविटीज़, बिकॉज रिएक्टिव एक्टिविटीज़ बहुत सारी ऐसी होती हैं, ऐसे टास्क आ जाते हैं जो कि विद टाइम हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन वो एक बर्डन के तौर पे, वो एक इंटरप्शन के तौर पे हमें परफॉर्म करने पड़ जाते हैं। सो विद दिस मैसेज I'd like to sign off today's video. If you have any comments, if you have anything to add into this video, you can always share. और अगली वीडियो के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत ख्याल रखिएगा अपना और अपने टाइम का। अस्सलाम वालेकुम।